हेलो फ्रेंड्स। तो आज का टॉपिक क्या है? इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। हम लोगों ने इससे पहले लॉ ऑफ डिमांड के बारे में डिस्कस किया था। उसमें हम लोगों ने क्या डिस्कस किया था कि किसी भी वस्तु की कीमत जब घटती है तो उसकी मांगी गई मात्रा में वृद्धि हो जाती है, और जब वस्तु की कीमत बढ़ती है तो उसकी मांगी गई मात्रा में कमी हो जाती है। ये सारे जो डिमांड ऑफ लॉ जो हम लोगों ने पढ़ा था, डिमांड ऑफ लॉ में हम लोगों ने वस्तु की मांग को लेके पढ़ा था, मतलब कि वो ज़्यादा होता है या कम होता है, बस इसी के बारे में हम लोगों ने किसी वस्तु की मांग की मात्रा अधिक होती है या कम होती है, बस उसके इसी पॉइंट पे हम लोगों ने डिस्कस किया था। लेकिन इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड ये हम लोगों को ये नहीं बताता, ये हम लोगों को उसका वैल्यू बताता है कि मतलब कि किसी वस्तु की जो डिमांड की जाती है, किसी वस्तु की जो डिमांड होती है वो कीमत के बढ़ने पे, प्राइस के बढ़ने पर कितना बढ़ता है। जब प्राइस उसका इंक्रीज करता है तो वस्तु का डिमांड कितना डिक्रीज करता है। इस बात को इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड बताता है। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड में हम लोग जानने से पहले हम लोग ये जान लेंगे कि वस्तु की जो मांग होती है, जो वस्तु का मांग किया गया, वस्तु की जो मांग की गई, किसी वस्तु की जो मांग की गई वो किस फैक्टर्स पे डिपेंड करती है। तो वो 3 चीज़ों पे डिपेंड करती है। ये बात हम लोग पहले भी जानते थे, डिस्कस हो चुकी है कि इस पे डिपेंड करती है। तो सबसे पहले वो प्राइस पे डिपेंड करती है कि उस वस्तु की कितनी प्राइस में कमी होती है तो उसकी मांग में वृद्धि हो जाती है, प्राइस में अगर वृद्धि होती है तो मांग में कमी हो जाती है। और दूसरा फैक्टर है इनकम। व्यक्ति का जो इनकम है उस पर भी वस्तु की मांग डिपेंड करती है कि जब व्यक्ति की आय में वृद्धि हो जाती है तो वो उसकी मांग अधिक करने लगता है, और जब व्यक्ति की आय में कमी आ जाती है तो वो जिस वस्तु को पहले जितना वो मात्रा खरीद रहा था, अब उसकी अपने आय के अकॉर्डिंग वो कम खरीदने लगेगा। और तीसरा जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, वो जो तीसरी सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो गई वो हो गई और संबंधित, मतलब कि जिस वस्तु का हम लोग यूज़ करें या जिसका हम लोग डिमांड कर रहे हैं उसके कॉरस्पॉन्डेंस वस्तु, मतलब कि उससे संबंधित वस्तुएं एक क्रॉस गुड्स, इस पे सबसे ज़्यादा डिपेंड करता है। जैसे कि हम लोग चाय का डिमांड कर रहे हैं, तो चाय के डिमांड में हम लोग अगर चाय की जगह कॉफ़ी सस्ती हो जाती है तो हम लोग चाय की जगह कम यूज़ करके कॉफ़ी जो सस्ती हो गई उसका यूज़ करना शुरू कर देते हैं। तो ये ह्यूमन नेचर है कि अगर वस्तु के ये जो 3 फैक्टर्स है, किसी भी वस्तु की मांग इसी 3 पे सबसे ज़्यादा निर्भर करती है। प्राइस, इनकम और क्रॉस गुड्स जो उसके मतलब संबंधित है, उस वस्तु को जो इफ़ेक्ट करेंगे, यही 3 चीज़ है। तो हम लोग जो इलास्टिसिटी पर जानेंगे, डिस्कस करेंगे जिस इलास्टिसिटी के बारे में, उसमें हम लोग यही 3 पॉइंट लेके चलेंगे। मतलब कि प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड और क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे प्राइस इलास्टिसिटी। हम लोगों ने इससे पहले भी डिस्कस किए हुए हैं या जाने हुए हैं कि अब कीमत का प्रभाव वस्तु की मांग पर क्या पड़ता है, आय का प्रभाव उसकी मांग पे क्या पड़ता है और संबंधित वस्तुओं का प्रभाव उसकी मांग पे क्या पड़ता है। तो उसके अकॉर्डिंग हम लोगों ने ये जाना था कि ये जो प्रभाव जब हमने स्टडी किया तो वो एब्सोल्यूट रिलेटेड था। मतलब कि अगर उसकी मतलब वस्तु की मांग में वृद्धि होती है तो एक वस्तु की ही बताएगा कि हाँ, मांग में वृद्धि हुई तो उसके प्राइस में कमी के कारण उसकी मांग में वृद्धि हुई है। लेकिन जो हमने इलास्टिसिटी की बात करें, इलास्टिसिटी में वो
रिलेटिव चेंजेस के बारे में बताता है। जो रिलेटिव कहने का मतलब हो गया कि सापेक्ष परिवर्तन। सापेक्ष परिवर्तन मतलब अनुपातिक परिवर्तन। अनुपातिक मतलब हम लोग किसी से इसका तुलना कर रहे हैं, और जब तुलना होती है तो वो एक्यूरेट हम लोग को रिजल्ट देता है। तो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड में हम लोग जो इलास्टिसिटी मीन्स लोच का जो यूज़ कर रहे हैं वो किसी भी वस्तु का मांग पे बहुत ज़्यादा इफेक्ट करता है। अगर कोई वस्तु लोचदार है, जैसे कोई वस्तु भी हम लोग कहते हैं लोचदार, मतलब कि वो इतना फ्लक्चुएट करता है कि थोड़ा सा भी उसकी कीमत में कमी हो या वृद्धि हो तो उसका सीधा असर डायरेक्ट उसके डिमांड पे पड़ जाता है। और इनइलास्टिसिटी ऑफ डिमांड मतलब हो जाएगा कि वस्तु बेलोचदार है, उसका मांग जो है बेलोचदार है, मतलब उसकी कीमत कितनी भी वृद्धि हो जाए वो इतना नेसेसरी है हम ह्यूमन के लिए कि वो उसकी कीमत कितनी भी अधिक हो जाए हम लोग उसको लेंगे। वो बिल्कुल भी उसके फ्लक्चुएशन पे, उस वस्तु की कीमत हो, इनकम हो, क्रॉस गुड्स हो, उसके कीमत में फ्लक्चुएशन होने पर, उन लोग में फ्लक्चुएशन होने पर उस वस्तु की डिमांड पर कोई असर नहीं पड़ता। तो फिलहाल हम लोग यहाँ पे इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड पढ़ रहे हैं, मतलब वस्तु की मांग कितनी लोचदार है इस बारे में जानेंगे। तो पहले हम लोग प्राइस के टर्म में जान लेते हैं। तो अब हम लोग प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जानेंगे। ये जो प्राइस इलास्टिसिटी हम पहले भी अभी बताए हैं कि ये जो इलास्टिसिटी है उसमें हम लोग रिलेटिव चेंजेस का स्टडी करते हैं। रिलेटिव चेंजेस मतलब कि जो ओरिजिनल है और जो उसके बाद परिवर्तन हुआ उसके बीच रिलेशन करके हम लोग को इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड बताते हैं। ये इस चीज़ का उपयोग एक उद्यमकर्ता सबसे पहले इस चीज़ का वो लोग स्टडी करता है, बिकॉज़ ये बहुत इम्पॉर्टेंट टर्म होता है। अगर वो अपने प्रोडक्ट का प्राइस इंक्रीज़ करता है तो वो अगर वो इलास्टिक है, अगर वो लोचदार है, वो वस्तु जो प्रोडक्ट वो बनाता है, जो वस्तु का वो निर्माण करता है प्रोड्यूसर, वो अगर इलास्टिक है तो उसके कीमत में थोड़ा सा भी परिवर्तन उस फॉर्म की आय को इफ़ेक्ट करने लगता है। तो ये चीज़ एक उद्यम करता है जब भी वो अपने किसी भी प्रोडक्ट का प्राइस फिक्स करता है या उस प्राइस को इंक्रीज डिक्रीज करता है, तो प्राइस इलास्टिसिटी का वो सबसे पहले स्टडी करता है कि उसकी वस्तु में अगर प्राइस में कमी या अधिक करे तो उसके आय में कितना फ्लक्चुएशन होगा। अगर वो उसे लॉस देगा तो वो बिल्कुल भी इस चीज़ को नहीं करेगा, अगर प्रॉफिट देगा तो वो ज़रूर इस चीज़ को अपने प्रोडक्शन में ज़रूर यूज़ करेगा। तो हम लोग जानेंगे कि ये प्राइस इलास्टिसिटी क्या होता है। तो हम लोग पहले बताए इलास्टिसिटी में हम लोग रिलेटिव चेंजेस को यूज़ करते हैं। रिलेटिव चेंजेस मीन्स सापेक्ष परिवर्तन को। सापेक्ष परिवर्तन में हम अनुपातिक परिवर्तन को लेते हैं। अनुपातिक परिवर्तन जैसे कि हो गया मूल्य लोच या प्राइस इलास्टिसिटी। प्राइस इलास्टिसिटी को सबसे पहले हमने ये मांग मात्रा में अनुपातिक परिवर्तन डिवाइडेड बाय कीमत में अनुपातिक परिवर्तन। ये हो गया मूल्य लोच। मूल्य लोच में ये जो मांग मात्रा में अनुपातिक परिवर्तन है, मतलब क्या हो गया कि मांग की जो मात्रा है उसमें जो परिवर्तन होता है और जो आरंभिक मतलब स्टार्टिंग में जो उसका एक्चुअली मांग की मात्रा थी उस दोनों का अनुपात है। तो ये मांग मात्रा में जो अनुपातिक परिवर्तन हो गया वो क्या शो करता है कि मांग की जो मात्रा मांगी गई, जो मांग की मात्रा मांगी गई है उसमें जो परिवर्तन हुआ, मतलब मांग की मात्रा
जो शुरू में परिवर्तन था, मतलब परिवर्तन से पहले जो स्टार्टिंग में उसका ये एक्चुअल में था, आरंभिक कीमत में अनुपातिक, तो सेम वही होगा, कीमत में जो परिवर्तन हुआ सो आरंभिक कीमत। ये हो गया। अब इसमें क्या हो जाएगा कि मांग की मात्रा में परिवर्तन, मतलब कि आप कह सकते हैं कि परिवर्तन, चेंज इन डिमांड। चेंज इन डिमांड में क्या हो गया, मांग की मात्रा, तो हम लोग इसको क्यू से शो करेंगे और जो ओरिजिनल था उसको हम लोगों ने क्यू मान लिया। सेम उसी तरह क्या हो जाएगा, कीमत में परिवर्तन, चेंज इन प्राइस और ओरिजिनल प्राइस, ये हो जाएगा। उसके बाद अब हम लोग जानेंगे कि एक्चुअली में ये सांख्यिकी रूप से कैसे वर्क करता है। तो इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, डेल्टा क्यू बाई क्यू, तो इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, डेल्टा क्यू डिवाइडेड बाई क्यू डिवाइडेड बाई डेल्टा पी और डेल्टा ओरिजिनल पी इक्वल टू डेल्टा क्यू माने डेल्टा पी, डिवाइडेड का साइन है तो ऊपर नीचे ये पलट जाता है, उसके बाद ये ऊपर आ जाएगा पी और ये नीचे रह जाएगा। ये हम लोग का क्या लिखा, मूल्य लोच। मूल्य लोच को क्या चीज़ से शो करते हैं, ईपी से, मतलब कि मेरा यहाँ पर स्मॉल ई का यूज़ करते हैं मैथमेटिकल टर्म में, तो ये हो गया स्मॉल इलास्टिसिटी ऑफ प्राइस इक्वल टू डेल्टा क्यू बाई डेल्टा पी इंटू पी बाई क्यू। अब ये जो डेल्टा पी बाई डेल्टा क्यू है, ये मैथमेटिकली अगर बोला जाए तो ये होगा रेट ऑफ चेंजेस ऑफ प्राइस विथ रिस्पेक्ट टू क्वांटिटी। मतलब कि प्राइस में जो चेंज हो रहा है, किसकी तुलना, किसके हम रिस्पेक्ट ले रहे हैं, क्यू के रिस्पेक्ट में जो प्राइस में चेंज होता है वो उसको शो कर रहा है। हम लोग इलास्टिसिटी ऑफ जब डिमांड जब यूज़ करेंगे तब हम लोग यहाँ पे निगेटिव साइन का यूज़ करेंगे। क्यों निगेटिव साइन क्यों यूज़ करेंगे, क्योंकि ये शो कर रहा है कि जो प्राइस और क्वांटिटी में जो परिवर्तन होता है वो अपोजिट डायरेक्शन में होता है। मतलब प्राइस का बढ़ना क्वांटिटी का कम होना और क्वांटिटी का बढ़ना प्राइस का कम होना, ये शो करता है, अपोजिट डायरेक्शन बताता है, इसलिए हम लोग निगेटिव का साइन लेते हैं। लेकिन जब हम लोग इसको सॉल्व करते हैं इसके बेस्ड क्वेश्चंस, तो उसमें हम लोग निगेटिव साइन को नेग्लेक्ट कर देते हैं, उसका यूज़ नहीं करते। अब चलिए एक छोटा सा एग्जाम्पल के थ्रू इसको हम पूरी तरह से क्लियर करने की कोशिश करते हैं। हम लोग यहाँ पे एग्जाम्पल लेते हैं, पेन की कीमत 5 रुपये है। यहाँ पेन नहीं यूज़ करते हम लोग, कोई एलिमेंट यूज़ करते हैं। जस्ट इमेजिन पोटैटो यूज़ करते हैं, ठीक है। अब हम लोग जान रहे हैं कि पोटैटो की कीमत 5 रुपये प्रति केजी है, तो उसका डिमांड कितना हो रहा है, 400 रुपये, 400 केजी का डिमांड हो रहा है। जब आलू की कीमत 5 रुपये थी तो उसका डिमांड 400 केजी डिमांड किया गया। लेकिन जब उसकी कीमत में कमी आ जाती, मतलब अब वो 4.5 रुपये प्रति केजी के हिसाब से बिकता है, तो उस चेंज होने पर अब उसका डिमांड कितना हो गया, बढ़ जाता है। बढ़ के कितना हो जाता है, 450 केजी अब उसका डिमांड होने लगता है। मतलब कि प्राइस, चेंज इन प्राइस कितना हुआ, 5 - 4.5
50 इक्वल टू 0. उसके 50 रुपये में परिवर्तन हुआ और डिमांड में कितना परिवर्तन हुआ है, उसकी क्वांटिटी जो डिमांड की गई है उसमें 400 इक्वल टू 50 kg. मतलब कि 50 पैसा कीमत में कमी होने से 50 kg उसकी डिमांड बढ़ गया है. अब हम लोग इसका इलास्टिसिटी निकालेंगे. इलास्टिसिटी ऑफ प्राइस के फॉर्मूला अभी हम लोग क्या देखे थे, Q बाई डेल्टा P इंटू P बाई Q. हम लोग ये जो भी निकाले हैं उसको पुट कर देंगे तो डेल्टा Q कितना है 50 kg, डेल्टा P कितना निकाले हैं 0.50 रुपीज़. इससे पहले प्राइस कितना था 5 रुपये और डिमांड 400. अब हम लोग इसको सॉल्व करते हैं, पॉइंट हटाते हैं, यहाँ 2 जीरो इंक्रीज होता है, 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 50 से 50 कट गया. मतलब कि इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कितना आ गया 5/4 मतलब 1.2. ये हो गया इलास्टिसिटी ऑफ प्राइस. इलास्टिसिटी ऑफ प्राइस कितना निकला 1.2. मतलब कि मात्र 50 पैसे का परिवर्तन होने से उसकी जो मांगी गई मात्रा है उसमें 50 kg वृद्धि हो जाती है. तो इसका प्राइस इलास्टिसिटी क्या होगा 1.2. ठीक है. अब हम लोगों जो ये इसके बाद जो हम लोगों ने क्या कहा था इनकम इलास्टिसिटी. इनकम इलास्टिसिटी वो भी इसी तरह करता है कि आय में जो परिवर्तन होता है वो मांग पे किस प्रकार निर्भर करती, उस चीज़ को हम लोग देखेंगे. ये हो गया इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड. इसके पहले भी हम लोग इलास्टिसिटी को क्लियर कर चुके हैं. तो अब डायरेक्ट हम लोग इसके फॉर्मूला पे आते हैं कि मांग आय पे किस प्रकार निर्भर करती है. तो इलास्टिसिटी ऑफ आय लोच क्या हो गया, आय लोच को हम लोग इंडिकेट करते हैं EI से. इसमें भी उसी तरह हो गया मांग में अनुपातिक परिवर्तन, परिवर्तन आय में. इस बार पिछले बार हम लोग प्राइस में कीमत पे लिए थे, लेकिन इस बार हम लोग आय लोच में आय में अनुपातिक परिवर्तन को लेते हैं. इसको हम लोग कैसे करेंगे, तो सेम वही प्रोसेस है कि क्वांटिटी में परिवर्तन, जो ओरिजिनल क्वांटिटी था 100 और उसके बाद इनकम में परिवर्तन और जो ओरिजिनल इनकम था 100. मतलब क्या हो जाएगा डेल्टा Q बाई डेल्टा I इंटू I बाई Q. इसका भी हम लोग एक न्यूमेरिकल देख लेते हैं. चलिए इसका भी एक हम न्यूमेरिकल देख लेंगे. एग्जाम्पल से क्लियर हो जाता है कि हम लोग आखिर एक्चुअली में क्या समझना चाह रहे हैं. तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि एक उपभोक्ता की आय कितनी है, मतलब कि इनकम कितना है. मान लेते हैं 100 रुपया उसका इनकम है, 100 रुपया इनकम है. तो अब वो डिमांड कितना का कर रहा है 400 का कर रहा है. जैसे ही उसकी इनकम में वृद्धि होती है, मतलब वो 105 रुपया कमाना शुरू कर दिया है, तो अब उसका डिमांड किसी भी वस्तु के लिए डिमांड 50 बढ़ जाता है. तो
तो इसमें हम लोग इलास्टिसिटी ऑफ इनकम देख लेते हैं क्या होता है। फॉर्मूला क्या था, डेल्टा क्यू बाई डेल्टा आई इक्वल इंटू आई बाई क्यू। तो डेल्टा क्यू कितना निकला, चेंज करेंगे 50, और डेल्टा आई कितना होगा 5। इसमें से इसको माइनस कर देंगे, इसमें से इसको इंक्रीज़ हुआ है तो माइनस कर देंगे, बढ़ा हुआ, और जो ओरिजिनल था वो हो जाएगा आपका, पहले इनकम ओरिजिनल कितना था 100, और ये हो जाएगा और डिमांड, और ये पहले कितना था 400। तो जिस 10, तो हमारे पास कितना आ जाएगा 2 और 5, 5/2 मीन्स इलास्टिसिटी ऑफ इनकम इज इक्वल टू हो गया 2.5। आप देख सकते हैं इलास्टिसिटी ऑफ इनकम हम लोग को कितना निकला 2.5। इसका मतलब क्या हो गया है कि अगर इनकम में 5 रुपये की वृद्धि होती है तो उसके डिमांड में 50 रुपये की वृद्धि हो जाती है, जिसके कारण इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कितना हो जाता है इलास्टिसिटी ऑफ इनकम कितना हो जाए 2.5। अब जो लास्ट है वो क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड मतलब हो गया कि किसी भी वस्तु उसकी संबंधित वस्तुओं पे उसकी डिमांड कैसे निर्भर करती है। तो विभिन्न वस्तुओं की मांग एक दूसरे से संबंधित होती है। ये बात हम लोग क्लियरली जानते हैं कि किसी भी वस्तु की मांग वो उसके दूसरी वस्तु से उसकी मांग की मात्रा प्रभावित होती है। जब एक वस्तु की कीमत में जैसे ही परिवर्तन होता है दूसरी वस्तु की मांग बदल जाती है, लेकिन उसकी अपनी जो मांग होती है वो स्थिर होती है। मतलब कि जब एक वस्तु की कीमत में परिवर्तन होता है तो अन्य वस्तु की मांग बदल जाती है, जबकि उसकी अपनी मांग स्थिर रहती है। तो इसको हम लोग किस तरह से निकालेंगे क्रॉस इलास्टिसिटी। तो इसमें सबसे पहले हम लोग निकालेंगे कि एक्स वस्तु की मांग में अनुपातिक परिवर्तन। यहाँ हम लोग ना कीमत लेंगे ना ये आय लेंगे। यहाँ पे हम लोग एक वस्तु की कीमत में अनुपातिक परिवर्तन को दूसरी वस्तु की कीमत में अनुपातिक परिवर्तन के अनुपात से निकालेंगे। मीन्स हो जाएगा यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि वस्तु x के लिए क्रॉस इलास्टिसिटी क्या हो जाएगा सी। क्रॉस इलास्टिसिटी के हम लोग क्या चीज़ से लिखेंगे, इसको सी से डोनेट करते हैं। ये हम लोग देख रहे हैं कि इलास्टिसिटी क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड निकालने के लिए हम लोग एक्स वस्तु की मांग मात्रा में अनुपातिक परिवर्तन डिवाइडेड बाय वाई वस्तु की मांग में अनुपातिक परिवर्तन। तो इसको हम लोग सांकेतिक भाषा में कैसे लिखेंगे कि डेल्टा क्यू एक्स डिवाइडेड बाय डेल्टा क्यू एक्स डेल्टा पी एक्स। यहाँ वाई वस्तु की कीमत में ले लेंगे, यहाँ पे वाई वस्तु की कीमत में परिवर्तन से दैट्स क्लियरली वाई हो जाएगा। अगर इसको हम सॉल्व करते हैं तो डेल्टा क्यू एक्स बाई डेल्टा पी वाई इसमें मल्टीप्लाई पी वाई बाई क्यू एक्स हो गया। ये हमारा क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का फॉर्मूला। अब अगर हम लोग इसी पे एक एग्ज़ाम्पल रख के देखते हैं तो हम लोग को क्या मिलता है। एग्ज़ाम्पल लेते हैं कॉफ़ी के लिए लेते हैं और चाय का। कॉफ़ी का प्राइस लेते हैं और चाय का डिमांड लेते हैं। तो अगर हम लेते हैं तो इसमें क्या देखते हैं कि कॉफ़ी जो हो गया उसका 5 रुपये 100 ग्राम का 5 रुपये रहता है तो 100 ग्राम का डिमांड होता है, और उसी में चाय का डिमांड कितना होता है
5000 ग्राम का हो जाता है। जब कॉफ़ी का 5 रुपये प्रति ग्राम का डिमांड होता है तो चाय का उस समय कितना डिमांड हो रहता है? 5000 ग्राम का। उसी में जैसे ही कॉफ़ी के चाय में परिवर्तन होता है, चेंज होता है, तो अब कितना हो गया? 6 रुपये 100 ग्राम का डिमांड रहता है कॉफ़ी का। उसी में उस समय टी में चेंजेस होने के बाद क्या हो जाता है? टी में चेंज होके वो क्या 6000 का हो जाता है, 6000 ग्राम का डिमांड हो जाता है। तो अब अगर इस फॉर्मूला पे हम लोग पुट करते हैं तो हम लोग को क्या मिलता है? डेल्टा क्यू, मतलब कि क्वांटिटी में चेंजेस। तो 6000 और ये 5000 चेंज होने पर कितना हो जाता है? यहाँ पे 1000 कीमत में। अब कीमत में परिवर्तन, तो कीमत में परिवर्तन 5 रुपये में 100 ग्राम कॉफ़ी था, बाद में चेंज होके 6 रुपया में, मतलब कि 1 रुपया। और शुरू में हमारा इसका कितना प्राइस था? PY कितना था हम लोग का? 5000 रुपये, 5 रुपये था। और बाद में इसका कीमत कितना था? 5000 रुपये। डिमांड शुरू में जो कॉफ़ी का प्राइस था वो 5 रुपये में 100 ग्राम था, और उस पर टी का कितना डिमांड था? 5000 ग्राम डिमांड था। तो अगर हम इसको सॉल्व करते हैं तो हम लोग कितना पाते हैं? क्रॉस इलास्टिसिटी 5। दिस इज द क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। अब तक हम लोगों ने आपको बताया इनकम इलास्टिसिटी, क्रॉस इलास्टिसिटी और प्राइस इलास्टिसिटी। ये इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है जो कि बहुत ज़्यादा इसका यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट टॉपिक के साथ आएंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक एंड शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।